हाँ तो जय हिंद बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आपको दिल से शुक्रिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग लाड़ प्यार और दुलार दिए, है ना। इसी तरह से अगर लगातार बच्चे आप अपना डेडिकेशन देते रहेंगे 100%, तो सर भी आपके लिए इसी तरह से मस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन कराते रहेंगे, जिससे कि आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो मेरे प्यारे भाई, आपकी जो जितनी डेडिकेशन है 100% देख रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में आप अपने आप को, है ना, 100% दे रहे हैं। इसी तरह से अगर आप 100% देते तो हम भी आपके साथ 100% देते रहेंगे। मेरे प्यारे भाई, आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा कि आपका क्लास, आज की क्लास में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, मतलब पहला चैप्टर लेके आए हैं। वो क्या है? आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और क्या? अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में आज हम लोग लैब टेस्ट से जुड़ने वाले हैं। किससे जुड़ने वाले हैं? लैब टेस्ट से। तो आप चुपचाप शांति से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे और क्वेश्चन को गैस करेंगे, है ना। क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे और देखेंगे लास्ट में कि आपने कितना, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव, पूरे 50 का 50 और बीबीआई ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप ये देखेंगे कि आपको कितना आ रहा है ना बच्चे। चलिए तो सर, हम शुरुआत करते हैं लैब टेस्ट की। चलते हैं अगली कहानी की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार प्रश्न है सर, पूछे गए प्रश्न सब है। इसको देख करके आपको ना मजा आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है। पहला प्रश्न है आपका, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। मेरे प्यारे भाई, फटाफट से कमेंट में जवाब देंगे तो वह दर्पण क्या होगा। जब दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर अगर हम स्थित वस्तु को देख रहे हैं तो प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या कहलाएगा। ए नंबर में केवल समतल, बी नंबर में केवल अवतल, सी नंबर में केवल उत्तल, उत्तल होगा दोस्तों यहाँ पे उत्तल, और डी नंबर में या तो समतल या उत्तल, या तो समतल या उत्तल। क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब देंगे। प्रश्न आपका, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर अगर आप वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो इसका मतलब ऐसा किस दर्पण में हो सकता है, ऐसा किस दर्पण में हो सकता है। तो जब बच्चे सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो ऐसा किस दर्पण में हो सकता है। तो आप जानते हो समतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल दर्पण में काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और उसके बाद आप क्या जानते हैं, उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यानी समतल और उत्तल ये दोनों सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इन दोनों में। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। लॉक किया जाए, आपका डी आंसर हो जाएगा। या तो समतल या उत्तल, या तो समतल या उत्तल। आप देख लेंगे आप अपना आंसर को, है ना, आपने क्या जवाब देना चाहते थे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। बहुत ही शानदार प्रश्न बच्चे, है ना। हलवा प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्नों को बनाइए। 2017 और 20 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है, सभी बच्चे को पता होगा, गली के हर बच्चे को पता होगा कि सीधी रेखा में गुरुजी गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए 2015 कंपार्टमेंटल 2020 एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपका कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों कौन ऐसे ऐसे प्रश्न को नहीं बनाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न को कौन नहीं बनाएंगे। जवाब दीजिए कितना होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। कितना सर? बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। अगला, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो पहला ऑप्शन में है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये पहले ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, क्योंकि बच्चे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर क्या होता है, परावर्तन के नियम से। ये परावर्तन का नियम का क्या है, दूसरा नियम है। परावर्तन के नियम का दूसरा नियम है ये परावर्तन का दूसरा नियम आपको क्या होता है बच्चे। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। बच्चे प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। क्या ध्वनि तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, परावैंगनी तरंग है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे आप याद रखेंगे कि प्रकाश तरंग का उदाहरण, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की उदाहरण होती है। किसकी? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की। प्रकाश जो उदाहरण होता है बच्चे, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है। तो आप याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की उदाहरण होता है। अगला, नेक्स्ट है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बच्चे अगर समतल दर्पण है तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। 2015 और 2016 में पूछा गया प्रश्न। अधिक संभावना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने की बहुत ज्यादा क्या है, इसकी संभावना है बच्चे, है ना।
तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, वास्तविक, क्या काल्पनिक, या ए और बी दोनों, यानी ऊपर और नीचे वाले दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे आप याद रखेंगे समतल दर्पण द्वारा हमेशा क्या होता है बच्चे, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब, काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा याद रखेंगे काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है बच्चे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो बच्चे याद रखेंगे इस बात को कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है बच्चे, वो क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ऑप्शन ए लॉक किया जाए। मजा आ रहा है दोस्तों, तो आप जवाब देंगे अनंत होती है गुरुजी। नेक्स्ट अगला है आपको अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए, वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। बहुत ही मजेदार प्रश्न है सर, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अधिक संभावना है कि आपके साथ भी, आपके एग्जाम में भी आ सकता है ऐसे प्रश्न, है ना। तो बच्चे इसके लिए आपको थोड़ा सा इस चीजों को जान लेना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए, कि कह रहा है कि ताकि प्रतिबिंब क्या हो, उल्टा बने, वास्तविक और समान आकार का बने। जैसे समान की बात हो रहा है बच्चे, और दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने की 6 जगहें होती है। आप पढ़े होंगे कितनी जगहें होती है, 6 जगहें होती है। इस चीज को आप एक लॉजिक से याद रखेंगे। पहली जगह होता है PF, दूसरी होता है बच्चे F, और तीसरी होता है FC, और चौथा होता है C, और पांचवा होता है C इनफाइनाइट, और छठा होता है आपका इनफाइनाइट। मेरे प्यारे भाई इससे आपको चीजें याद रहेगा कि आपका अब वस्तु को रखा कहां जाना है, कि ताकि आपका वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाए, उल्टा वास्तविक, यानी वास्तविक उल्टा और समान बने। तो बच्चे आप याद रखेंगे वास्तविक उल्टा और समान बनने के लिए प्रतिबिंब को कहां रखना, वस्तु को कहां रखना पड़ता है, वस्तु को C पे रखना पड़ता है। कहां पे रखना पड़ता है, C पे, यानी CC याद रखेंगे। अगर हम वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है, और कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा और बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। इस तरह से आप याद रखेंगे। P और F के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो ध्यान देंगे दोस्तों, P और F के बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं, P और F के बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक इकलौता ऐसा स्थिति है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है, और काल्पनिक सीधा और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। सिर्फ एक ही स्थिति होता है, बाकी सब में क्या बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। बाकी सब में क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक क्या बनता है, उल्टा बनता है। बाकी सब में, बाकी 5 जो बच गया, पांचों स्थिति में वास्तविक उल्टा बनता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई सिर्फ एक स्थिति है P और F के बीच, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा होता है, तो काल्पनिक सीधा और आकार में वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। बाकी में आप देख लेंगे जब फोकस पे रखा जाएगा तो मेरे भाई इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा अनंत पे। कहां बनेगा, अनंत पे। जब फोकस पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे, और आकार में क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, है ना। जब बच्चे अनंत पे बनेगा तो क्या बड़ा होगा, है ना। जब F और C के बीच रखा जाएगा तो दोस्तों इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, C और इनफाइनाइट के बीच, C और इनफाइनाइट के बीच, आकार में वस्तु से बड़ा। आपको पहले ही बता दिया वास्तविक उल्टा, इस पांचों स्थिति में याद कर लेना है, रट लेना है। इस पांचों स्थिति में वास्तविक क्या बनता है, उल्टा बनता है, और आकार आप देखते रहिए, और प्रतिबिंब बनता कहां है वो देखते हैं। F C के बीच अगर रखेंगे क्या करें, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच उसका प्रतिबिंब बनता है, और आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। CC का आपने जान रखे हैं कि वक्रता केंद्र पर, यानी उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। अगर C और इनफाइनाइट के बीच वस्तु को रखा जाता है तो मेरे प्यारे भाई इसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है, C और F के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, और आकार में क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऐसी स्थिति में वस्तु से छोटी प्रतिबिंब बनती है ना। और अगर बच्चे इनफाइनाइट पे वस्तु को रखा जाता है अवतल दर्पण में, इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहां बनता है, जाकर के फोकस पे बनता है। कहां बनता है, तो फोकस पे बनता है। इस चीज को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे बच्चे। इस लॉजिक से आप ये 6 का 6 प्रश्न को आप उल्टा पुल्टा करके अगर पूछे तो बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न बनता है लगातार, इसलिए हम आपको सारे डिटेल्स समझा दिए। अगर अनंत पे रखा जाएगा तो दोस्तों उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे। आप ऐसा मानो कि कोई वस्तु बहुत दूर है ना, बहुत दूर है। अगर बहुत दूर है तो उसका प्रतिबिंब अगर जब आप शीशे में देखिएगा तो क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा क्या। अगर वस्तु बहुत दूर है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, है ना, बिंदु मात्र प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत पे अगर वस्तु को रखा गया तो उसका प्रतिबिंब भैया कहां बनेगा, तो आप कहेंगे सर फोकस पे बनेगा, और आकार में क्या होगा, बहुत छोटा, यानी बिंदु मात्र बनेगा दोस्तों। इस तरह से 6 का 6 आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे ये प्रश्न की तो बात ही क्या है सर, औकात ही क्या है। आप 6 प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, उल्टा के पूछे या जैसे भी पूछे। चलिए अगले कहानी की ओर बढ़ते हैं आगे।
अगली प्रश्न है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है मेरे भाई, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक, उत्तल अगर दर्पण है तो बच्चे आप अभी जस्ट समझे हैं कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए बच्चे, तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। वस्तु से छोटा और सीधा बनता है, हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, यानी सीधा और हरासित। सीधा और क्या हो जाएगा? हरासित। इसको क्या होना चाहिए सर? हरासित होना चाहिए। हरासित, सीधा और हरासित क्या बनता है बच्चे? सीधा और हरासित। सीधा एवं आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा होता है बच्चे। उल्टा एवं आवर्धित, उल्टा मतलब बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा होता है, उल्टा और बड़ा नहीं होगा। ये सीधा और हरासित मतलब सीधा और छोटा बनता है। सीधा और क्या बनता है? छोटा बनता है। सीधा और हरासित, सीधा और हरासित। हरासित का मतलब बच्चे याद रखेंगे क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो बच्चे उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में आप सीधा याद रखिएगा इस चीज को कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अगर अवतल दर्पण की बात किया जाए बच्चे, अवतल दर्पण की बात किया जाए तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, वो एक स्थिति आपको पता है उसमें काल्पनिक बनता है। एक ही स्थिति है जो जिसमें क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। काल्पनिक सीधा और इसके साथ साथ वास्तविक उल्टा। दैट मीन्स अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का बनता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए बच्चे, उत्तल दर्पण की बात किया जाए अगर मेरे भाई, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वो हमेशा काल्पनिक बनता है। वो हमेशा क्या बनता है? तो आप याद रखेंगे इस चीज को, हमेशा काल्पनिक बनता है और वस्तु से कैसा होता है? तो छोटा होता है। वस्तु से कैसा होता है? तो छोटी लिखेंगे। वस्तु से कैसी होती है? तो छोटी होती है ना। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और वस्तु से छोटी प्रतिबिंब होता है। तो आप देख लीजिए, काल्पनिक और छोटा, तो यानी काल्पनिक सीधा होता है, सीधा एवं हरासित। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगली कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दर्पण का सूत्र है। जवाब दीजिएगा, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र है ना, आप याद रखेंगे इस चीज को। 2020 और 21 में पूछा गया प्रश्न है बच्चे। दर्पण सूत्र जो होता है ना, वो क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ये याद आप रखेंगे। ये क्या होता है बच्चे? दर्पण सूत्र होता है। अब मेरे भाई कहेगा कि दर्पण सूत्र किसके लिए होता है? तो बच्चे ये याद रखेंगे, अवतल और उत्तल दोनों के लिए होता है। अवतल दर्पण के लिए भी होता है दर्पण सूत्र, और उत्तल के लिए भी होता है, और उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। दर्पण सूत्र अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए होता है। 1/v + 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। ये चीज को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। देख लीजिए आपका आंसर सही क्या हो जाता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। चलिए अगली कहानी को और आगे बढ़े बच्चे। अगली प्रश्न, मजा आ गया सर। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त तो है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? बच्चे ऐसे प्रश्न देखो यार, कैसा हलवा प्रश्न। 2011, 15, 16, 21 मेरे भाई रट लो, आगे भी आएगा है ना, आगे भी आने की पूर्ण गारंटी है। 21 आपको ऐसा प्रश्न आगे भी आने वाला है। तो बच्चे दाढ़ी बनाने की बात किया जाए या फिर आपको हजामती दर्पण की बात किया जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो दर्पण उपयोग किया जाता है, तो वो दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण। वो कौन सा दर्पण होता है बच्चे? अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। तो मेरे भाई जवाब देंगे अवतल दर्पण। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी कार के अग्रदीप का मतलब बच्चे हेडलाइट की बात किया जाए, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि आपको साइड मिरर समझ में आएगा है ना, पश्च दृश्य के रूप में इसको आप समझेंगे। तो साइड मिरर नहीं है, ये अग्रदीप है। हेडलाइट इसको आप याद रखेंगे। हेडलाइट बच्चे, हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? तो किसी भी कार हो या कोई भी गाड़ी हो बच्चे, उसके अग्रदीप यानी हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? तो बच्चे हेडलाइट में जो दर्पण उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। क्योंकि बच्चे अवतल दर्पण करता क्या है? तो ये अवतल दर्पण अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये आपका अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में जब प्रधान अक्ष से कोई प्रकाश की किरण जाता है तो ये क्या हो जाता है? प्रधान अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद एक फोकस पे आके केंद्रित होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि दोस्तों ये कंसंट्रेट करता है, मतलब आप
हेडलाइट में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश को एक निश्चित दिशा में भेजता है, प्रकाश को डाइवर्ट नहीं करता है, प्रकाश को वितरित नहीं करता है, मतलब प्रकाश को क्या करता है, एक फिक्स जगह पे केंद्रित करता है, पॉइंट करता है ना। अगर आपको इस प्रकार, इसीलिए इसका उपयोग किसमें, तो आप याद रखेंगे अवतल दर्पण में उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण यानी अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? मजा आ गया सर, फिर से वो प्रश्न आ गया इसी से रिलेटेड, है ना। पश्च दृश्य का मतलब साइड मिरर, याद रखेंगे साइड मिरर, साइड मिरर, साइड मिरर। तो मजा आ गया बच्चे, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ये जवाब देंगे आप साइड मिरर के रूप में। तो आपको अगर जब हेडलाइट के रूप में, अग्रदीप के रूप में पूछा जाए तो जवाब देंगे अवतल दर्पण, और अगर साइड मिरर के रूप में पूछा जाए तो बच्चे साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चे साइड मिरर के रूप में आपको इसलिए उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। 2019 में पूछा गया प्रश्न था। अगला नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बच्चे हमेशा याद रखेंगे, धनात्मक अगर बोला जाए तो आप देख लीजिए, ये अगर अवतल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी किधर बनता है, लेफ्ट साइड बनता है। लेकिन धनात्मक अगर पूछा गया है तो ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। लेकिन ये क्या है बच्चे, उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो इसमें उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो बनता है वो कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में राइट साइड में बनता है। इसलिए ध्रुव से ये फोकस दूरी मापा जाता है, तो ध्रुव से मापी गई दूरी धनात्मक होती है, तो फोकस यहाँ बन रहा है, तो इसलिए फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो आप याद रखेंगे, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हमेशा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। किस दर्पण का, तो जवाब दीजिएगा सर, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। बाय बी ऑप्शन आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है दंत विशेषज्ञ, फिर से वो प्रश्न घूम करके आ गया, फटाफट से जवाब दीजिए सर ऐसे ऐसे प्रश्नों का। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है ना। तो मरीज यानी ऐसा प्रश्न घूम के आएगा, दंत विशेषज्ञ बोल दिया जाएगा या शल्य चिकित्सक बोल दिया जाएगा। तो ये सब लोग पेशेंट को देखने के लिए, दांतों को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो आपको अवतल दर्पण याद रखना है, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, है ना। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वक्रता वृत्ताकार क्या है बच्चे? गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो भाई मेरे, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण, अगर भाई मेरे ये गोलीय दर्पण का एक भाग है जो क्या है, अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण बच्चे दो प्रकार का होता है, आप पढ़े होंगे। तो गोलीय दर्पण का ये क्या है, एक अवतल दर्पण एक भाग है ना। अगर ये गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को अगर हम देखें, इसको ये क्या है, किसी वृत्ताकार सीमा रेखा का अगर व्यास को हम देखें तो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो होता है बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको आप याद रखेंगे, उसको जो कहा जाता है उसको गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? गोलीय दर्पण का द्वारक। डी आपका राइट आंसर हो जाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का क्या कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 32 सेंटीमीटर है? जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है बच्चे, 32 सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण है मेरे भाई, क्या है, उत्तल दर्पण है। अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 32 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया बच्चे, 32 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका फोकस दूरी हो गया। तो इसके हमें पूछ क्या रहा है? तो पूछा जा रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। अच्छा, वक्रता त्रिज्या क्या है बच्चे? 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। तो चूंकि उत्तल दर्पण है तो 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो बच्चे इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो F बराबर आप जानते होंगे दोस्तों, F बराबर क्या होता है, कैपिटल R/2 होता है। तो इस तरह से हम देख लेंगे 32 बटा कितना 2, तो 16 दुना 32, ये कितना आ गया 16। ये फोकस दूरी किसका? तो आप याद रखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है। इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। प्लस में कितना हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन सी 16 आंसर हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर के प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो दूर रखा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है किस दर्पण में? केवल अवतल में, केवल उत्तल में,
केवल समतल में, या तो समतल या तो उत्तल। तो बच्चे याद रखेंगे दूर का प्रतिबिंब जो सीधा होता है, दूर का वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो सदैव सीधा होता है वो आपको इसमें होता है या तो समतल या तो उत्तल। समतल में भी होता है सीधा और उत्तल में भी होता है सीधा। समतल में भी होता है सीधा और उत्तल में भी आपको क्या होता है, सीधा होता है। अगला प्रश्न, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो बच्चे हमेशा की बात हुई है यहाँ पे, तो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण में, क्योंकि आप जानते हो उत्तल दर्पण में काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और यह हमेशा बनता है ना, क्योंकि दो ही स्थिति होता है उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चे? तो ऋणात्मक होती है। कौन नहीं जानता अवतल दर्पण की फोकस दूरी? अभी एक एक्सप्लेन में बताए ही थे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी लेफ्ट साइड बनता है, इसीलिए क्या होता है, ऋणात्मक बनता है, ऋणात्मक होता है फोकस दूरी। अगला, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, निर्वात की अपेक्षा होती है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा बच्चे, सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल होता है वो किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। किसमें होता है? सबसे ज्यादा निर्वात में। उसके बाद आपको किसमें होता है? तो वायु में। उसके बाद किसमें होता है? तो बच्चे याद रखेंगे जल में, जल या आप फिर कांच कर सकते हैं, सॉरी जल में। उसके बाद क्या होता है बच्चे? कांच में। उसके बाद क्या होता है? कांच में। तो यहाँ पे आपका इस चीज से क्या हो जाता है, ये चीजें क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल आप देख रहे हो, ये क्या है, घटते क्रम में गया है। निर्वात में सबसे ज्यादा, वायु में उससे कम जल में, उससे कम किसमें? कांच में। उससे कम किसमें बच्चे? तो कांच में। तो प्रकाश की चाल जो निर्वात की अपेक्षा वायु में होती है वो क्या होती है? कम होती है। क्या होती है बच्चे? कम होती है। तो ऑप्शन ए आपको लॉक किया जाए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट है प्रश्न, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। ऐसे ऐसे प्रश्नों को बच्चे दोहरा करके आप ना टिक किया करिए। तो हम अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला है बच्चे, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। मेरे प्यारे भाई याद रखेंगे, तालाब में अगर आपको कोई सिक्का गिरा है, उसका उठा हुआ प्रतीत होना, या छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, या फिर अभी जो प्रश्न आपका पूछ लिया है, तालाब में जल का कम गहरा दिखाई देना, मतलब कम गहरा है ऐसा प्रतीत होना, ये सब का सब घटना किस पे आधारित है? तो आप याद रखेंगे अपवर्तन के घटना पे आधारित है। तो ऑप्शन सी आपको राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? बच्चे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक बच्चे मात्रक विहीन होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। क्या होता है? तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, ये क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। कभी भी अगर आवर्धन का मात्रक पूछा जाए, एसआई मात्रक पूछा जाए, तो वो क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। अगला प्रश्न, फिर से वो प्रश्न रिपीट कर रहा है, कान नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाले दर्पण, अवतल दर्पण टिक कर लेंगे आप। ये प्रश्न, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान कितना होता है? तो बच्चे 1 होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, महत्व मान कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? सबसे पहले बच्चे एक आप लॉजिक याद रखेंगे, उड़ान। क्या याद रखेंगे? उड़ान। इससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाता है। क्या याद रखेंगे? उड़ान याद रखेंगे, उड़ान याद रखेंगे। तो यू से क्या होता है? यू से उत्तल, टी से दूर, ए से अवतल, ए से अवतल, और एन से क्या होता है बच्चे? निकट। निकट। तो जब मेरे भाई निकट दृष्टि दोष को दूर करने की बात किया जाए तो आप याद रखेंगे अवतल, अवतल, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने की बात किया जाएगा तो आप याद रखेंगे उत्तल, दूर को उत्तल। तो ये आपको इससे क्या होगा? ये चीजें याद होगा। तो बच्चे आप लिख लेंगे इस चीज को, उड़ान से, यू से उत्तल, डी से दूर, ए से अवतल, और एन से निकट। निकट दृष्टि दोष को दूर करने की बात किया जाए तो अवतल लेंस से दूर किया जाएगा, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने की बात किया जाए तो उत्तल लेंस से क्या किया जाएगा? उसको दूर किया जाएगा, है ना।
तो ये याद रखेंगे। अब आप इसका जवाब दे ही सकते हो, निकट दृष्टि दोष है, तो निकट में क्या होता है भैया, तो आप यहाँ पे देखो निकट में क्या होता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस से दूर किया जाता है निकट दृष्टि दोष को, है ना। ऐसे व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा रहता है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो बच्चे मानव नेत्र में याद रखेंगे आप लोग, जो लेंस पाया जाता है वो क्या है, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सी लेंस, तो जवाब दीजिए उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक के बारे में अगर पूछा जाएगा बच्चे, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डाईऑप्टर होता है। क्या होता है, तो डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, हजामती, ऐसे ऐसे प्रश्न कितना बार पूछा जाएगा बच्चे। हजामती यानी हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, कौन नहीं जानता है भाई मेरे, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए, या फिर हजामती, पहले ही प्रश्न बता चुके थे हम। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। तो भाई मेरे, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता। इस बात को याद रखेंगे, लेंस की क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी। तो भाई मेरे, अवतल लेंस है यहाँ पे, है ना। उत्तल दर्पण का उल्टा क्या होता है, आपको लेंस में होता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, तो उत्तल का उल्टा अवतल। तो अवतल लेंस में क्या हो जाएगा भाई मेरे, अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, यानी छोटा, सीधा, काल्पनिक, इनमें से सभी। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है डी, है ना। काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा किसमें, तो अवतल लेंस में। राइट ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी। जैसे ही बच्चे आभासी बोला ना, तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में काल्पनिक का बात किया जा रहा है। तो आपको पहले ही बता दिए थे 6 स्थिति होता है भाई मेरे, और 6 स्थिति में सिर्फ पहला स्थिति ऐसा है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बाकी सभी में क्या होता है, वास्तविक उल्टा बनता है। तो काल्पनिक बोल रहा है, तो काल्पनिक से ही आप पकड़ लेंगे कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अरे भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है सिर्फ एक ही स्थिति में, वो क्या है, तो ध्रुव और फोकस के बीच। तो आप देख लीजिए ध्रुव और फोकस के बीच किसमें है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु को अगर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब तभी उसी कंडीशन में क्या होता है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है बच्चे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार, क्या होता है, ऋणात्मक मानी जाती है ना, ऋणात्मक मानी जाती है। तो ऐसा कौन सा दर्पण होगा, तो भाई मेरे, ऐसा कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण में। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार ऋणात्मक अगर फोकस को माना गया है तो फोकस दूरी ऋणात्मक किसमें होता है, तो वो अवतल दर्पण में होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है, जवाब दीजिएगा भाई मेरे बच्चे। अवतल दर्पण है, उसमें आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो अवतल दर्पण पहले ही तो बताएं, आवर्धित का मतलब बड़ा, और कैसा, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो दोस्तों, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब, तो आपको एक ही बार दिमाग में आ जाने चाहिए, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही बार बनता है, वो ध्रुव और फोकस के बीच, और बाकी सभी में, पांचों में क्या होता है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो आप देख लीजिए ध्रुव और फोकस की बात किसमें हुई, तो ऑप्शन ए में हुई है, तो आपका ऑप्शन ए लॉक किया जाए। याद रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच क्या होता है, ऐसा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, अगला है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है। फोकस दूरी क्या है भाई मेरे, +20 सेंटीमीटर है ना। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है, तो फोकस दूरी अगर धनात्मक है, तो फोकस दूरी धनात्मक किसका हो सकता है, जवाब दे सकते हो आप लोग। तो फोकस दूरी धनात्मक हमेशा उत्तल दर्पण का होता है, ऐसा प्रश्न घूम के आ रहा है आपको, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगर आपको बोल दिया गया है गोलीय दर्पण है, स्पष्ट नहीं किया है, तो बच्चे गोलीय दर्पण में आप पहचान नहीं लेंगे कौन सा दर्पण है, क्योंकि फोकस दूरी अगर आपको दे दिया है +20,
मतलब क्या बच्चे, धनात्मक है, तो अगर धनात्मक है तो भैया क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा, है ना। तो उत्तल दर्पण राइट ऑप्शन बी हो जाता है आपका उत्तल दर्पण। नेक्स्ट अगला प्रश्न 35 में कहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। प्रतिबिंब होगा यहाँ पे, माफ किया जाए, मिल सकता है, प्रतिबिंब मिल सकता है। तो बच्चे किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आप याद रखेंगे आभासी की बात हुई, काल्पनिक की। तो दोस्तों समतल से तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। उत्तल दर्पण में तो काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता ही है ना बच्चे। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक। अवतल में एक कंडीशन है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच है ना, पहला ही स्थिति। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर है ना। सभी में क्या होता है, काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी का मतलब क्या होता है बच्चे, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है इनमें से सभी। अगला, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। पीछे भी ऐसा प्रश्न आ चुका है ना, आपको याद होगा दोस्तों, क्या जवाब दिए थे उसका, तो आप याद रखेंगे गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन डी लॉक किया जाए। मजा आ रहा है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका F बराबर r/2। क्या है बच्चे, F बराबर r/2। तो दोस्तों F बराबर r/2 है, F बराबर r/2 है, और कह रहा है आपको सत्य है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, A और B दोनों में। तो बच्चे ये F बराबर r/2 आप सिद्ध करने के लिए सीखे होंगे दोनों दर्पण में, अवतल में भी और उत्तल दर्पण में भी। तो दोनों दर्पण में हमने F बराबर r/2 क्या करते हैं, सीखते हैं। तो बच्चे F बराबर r/2 दोनों दर्पण के लिए लागू होता है ना, ऑप्शन सी लॉक किया जाए, यानी अवतल में भी उत्तल में भी, और दोनों की बात किसमें हुई, तो सी ऑप्शन आपका सही राइट आंसर हो जाता है। अगली कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है आपका, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान। तो दोस्तों पहले ही आपको दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए। 6 स्थिति सर हम आपको बता चुके हैं। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, है ना, कि जब समान बनता है तो समान किसमें बनता है, तो अवतल दर्पण भैया, अवतल दर्पण में सीसी समान होता है, यानी वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप उड़ाएंगे नहीं तो क्या होगा बच्चे आपका, आप खुद सोच लीजिए, है ना। सीसी बराबर होता है ना, वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है, और आकार में बराबर वास्तविक उल्टा बनता है, तो वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बच्चे परावर्तन और अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो बच्चे ये सबको पता है, sin i बटा sin r, sin i बटा sin r। और दोस्तों इसको किससे सूचित किया जाता है, तो म्यू से सूचित किया जाता है ना, sin i बटा sin r किससे, तो म्यू से सूचित किया जाता है ना। तो अपवर्तनांक का जो मान होता है बच्चे वो क्या होता है, sin i बटा sin r, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है आपका, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख लेंगे, अवतल लेंस। अगला प्रश्न बच्चे, अवतल लेंस, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो बच्चे अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, तो m का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो दोस्तों m जो होता है मैग्निफिकेशन बोला जाता है, m आवर्धन। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, दैट मींस h2 बटा h1। अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 मानेंगे तो h2 बटा क्या हो जाता है, h1 हो जाता है। लेकिन इस फॉर्म में अगर आंसर आपको नहीं दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, v/u। क्या हो जाएगा बच्चे, v/u, है ना। तो m बराबर आपको दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है v/u। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी, v/u। राइट आंसर आपका हो जाता है v/u, ऑप्शन सी लॉक किया जाए कंप्यूटर महाराज। नेक्स्ट प्रश्न आपका इस प्रकार है, हीरे का अपवर्तनांक, बहुत मजेदार प्रश्न बच्चे पूछा जाता है बार बार। हीरे का अपवर्तनांक 2023 में पूछा गया प्रश्न है, कितना होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों 2.42। कितना होता है, 2.42, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है, 2.42। 2.42 क्या होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। नेक्स्ट प्रश्न अगला है 43 में, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो बच्चे एक ही कंसेप्ट सीख लीजिए,
अवतल को अगर बोला जाए, किसको भाई मेरे, अवतल को, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें और उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए थोड़ा सा, उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण को अभिसारी, किस क्या कहते हैं इसको, अभिसारी, एक सेकेंड, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं तो अभिसारी, क्या कहते हैं तो आप कहोगे सर अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं तो बच्चे अपसारी, अपसारी, अपसारी दर्पण, है ना। तो इस चीज को याद रखेंगे, यहाँ लेंस है तो अवतल दर्पण के उल्टा सारा कंसेप्ट किसमें हो जाता है, लेंस में हो जाता है। तो अवतल दर्पण में अगर अभिसारी है तो लेंस में किसमें होगा, उत्तल में, लेंस में ऐसा किसमें होगा तो उत्तल में, लेंस में ऐसा किसमें आपको देखने को मिलेगा तो आप जवाब दोगे सर उत्तल में, उत्तल में। और अगर उत्तल दर्पण में अपसारी है तो उत्तल दर्पण में अपसारी है तो इसका मतलब कि लेंस में किसमें होगा तो अवतल में, अवतल, अवतल लेंस में किसमें होगा तो अवतल लेंस में, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में, ये भी क्या है बच्चे तो लेंस, अवतल लेंस में। तो भाई मेरे इससे आपको स्पष्ट हो जाता है तो लेंस, किस लेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो किस लेंस को अपसारी, तो अपसारी की अगर बात किया जाए तो किस लेंस को अपसारी कहते हैं तो आपको याद रखना है अवतल लेंस को, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं बच्चे अपसारी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। अगर बच्चे विरल माध्यम से सघन माध्यम में, आप थोड़ा सा देख लेंगे इधर, है ना, ये अगर विरल माध्यम है, सॉरी सघन माध्यम है, ये अगर आपका क्या है सघन माध्यम है, तो आप चीजों को थोड़ा देख लेंगे, ये आपका क्या है सघन माध्यम है, ये आपका क्या है सघन माध्यम है, तो विरल, तो विरल माध्यम, विरल का मतलब ये होता है वायु, विरल का माध्यम वायु वाले रास्ता, माध्यम का मतलब रास्ता, विरल का मतलब वायु वाले माध्यम से अगर प्रकाश की किरण सघन वाली, सघन का मतलब जल या कांच, सघन का मतलब जल या कांच वाले में प्रवेश करती है तो ऐसे कंडीशन में किरण किधर मुड़ जाती है। तो बच्चे इस चीज को आप देख लेंगे यहाँ पे कि ये एक अभिलंब है, जब विरल माध्यम से, ये आपका क्या हो गया विरल माध्यम, और ये आपका क्या हो गया सघन माध्यम, सघन माध्यम, जल ले लिया हम सघन माध्यम, या फिर कांच भी हो सकता है। तो जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण किसमें सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, किधर झुक जाती है तो याद रखेंगे अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका झुकाव किधर हो जाता है तो अभिलंब की ओर झुकाव हो जाता है, तो अभिलंब की ओर किधर झुक जाती है अभिलंब की ओर, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है बच्चे ऋणात्मक है, तो याद रखना है फोकस दूरी ऋणात्मक किसकी होती है, अच्छा ऋणात्मक, ऐसा तो दर्पण के रूप में नहीं आंसर इसका। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन क्या है ऋणात्मक है, तो भाई मेरे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या वास्तविक और सीधा होगा, क्या आभासी और सीधा होगा, क्या आभासी और उल्टा होगा, क्या वास्तविक और उल्टा होगा। तो भाई मेरे प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है तो ही क्या होता है ऋणात्मक होता है आवर्धन। तो याद रखेंगे आवर्धन कभी भी ऋणात्मक अगर होगा, कभी भी अगर नेगेटिव होगा, कभी भी अगर क्या होगा ऋणात्मक होगा, तो इस कंडीशन में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और क्या बनेगा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इस चीज को आप याद रखेंगे हमेशा, है ना। तो प्रतिबिंब का प्रकृति जो होगा भाई मेरे वो वास्तविक और उल्टा होगा, कब, तो जब आवर्धन क्या होगा ऋणात्मक होगा, जब आवर्धन क्या होगा ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, हवा हवा कर दो ऐसे इसी प्रश्न को, है ना, बी, ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन का मान होगा, बच्चे परावर्तन का मान याद रखना है इसका डी 0 डिग्री, कितना डिग्री होगा 0 डिग्री। जब बच्चे प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो लंबवत आपतित परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सेम प्रश्न है बच्चे सर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, अगर विरल से सघन में जाए, विरल से अगर सघन में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण,
तो ऐसी कंडीशन में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर। लेकिन बच्चे जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी, सघन से जब विरल में प्रवेश करेगी प्रकाश की किरण, तो इसका ठीक उल्टा हो जाता है, तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। कहाँ? तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो इसका आंसर आपका वही प्रश्न है, सेम है कि विरल से किस में जा रहा है? सघन में। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी? तो अभिलंब की ओर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। बच्चे फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? आवर्धन का मान क्या होता है? तो अवतल दर्पण, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान जो होता है बच्चे, वो आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है। याद रखेंगे क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है आपका। नेक्स्ट आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चे? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। आपको ये चीज याद रखना है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। तो भाई मेरे लैब टेस्ट से जुड़ करके और आप देख लें कि आपको कितना 50 में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं, है ना। आप फटाफट से कमेंट में जवाब दे बच्चे, 50 में आपको कितना आया है? 50 में आपको कितना आया है, यहाँ पे आपको बताना है। 50 में आपको कितना सही हुआ है, राइट हुआ है, इसका जवाब आपको देना है। फटाफट से कमेंट करके जवाब देंगे 50 में आपने कितना ऑब्जेक्टिव सही किया। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को मज़ा आ गया होगा, है ना, सारे प्रश्नों को देख करके, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। तो मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।